दोस्तों नमस्कार। BCW चैनल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के यह रिवीजन सीरीज समझिए। इसमें हम 3-4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला तो टॉपिक हम देखेंगे अपॉइंटमेंट्स। कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हमारे एग्ज़ाम में ज़रूरी है उसको हम देखेंगे। उसके बाद वाले टॉपिक में हम देखेंगे इंडेक्स। कुछ इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 10 से 12 इंडेक्स हम कराएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। वैसे बुक में तो बहुत सारा इंडेक्स दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे जीआई टैग। जीआई टैग में कुछ जीआई टैग है इस साल एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कुछ योजना, कुछ सेंटर का योजना है और बिहार का भी जो जो इम्पोर्टेंट योजना होगा हम उसको देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हमारे लिए। पहले अपॉइंटमेंट्स में देखेंगे। देखिए, हसमुख अधिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो गिफ्ट सिटी बन रहा है इसके चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो हसमुख अधिया को बनाया गया है। आपसे भी सवाल बन सकता है कि गिफ्ट सिटी कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है गांधीनगर में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ये इंडिया का पहला है स्मार्ट सिटी जो गांधीनगर के पास बन रहा है। इसके चेयरमैन बनाए गए हैं हसमुख अधिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रवि सिन्हा को याद रखेंगे, ये रॉ के बने हैं। ठीक है, रॉ के हेड बने हैं रवि सिन्हा। जो इम्पोर्टेंट हम वही देखेंगे। ये रश्मि शुक्ला बहुत इंपॉर्टेंट है। रश्मि शुक्ला की बात करें तो ये बनी है सीमा सशस्त्र सीमा बल जो होता है उसकी डीजी बनी है, डायरेक्टर जनरल बनी है सशस्त्र सीमा बल का। इनका नाम है रवि शुक्ला, लेडीज़ हैं। तो कोई भी अगर अपॉइंटमेंट्स होता है हायर पोस्ट पर लेडीज़ का तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल में डीजी बनी है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये भी इम्पोर्टेंट है, सीबीसी बने हैं। सीबीसी आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा सीबीसी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजीत अगरकर इम्पोर्टेंट है, अजीत अगरकर को पढ़ लेंगे। चीफ सेलेक्टर फॉर इंडियन मेंस क्रिकेट टीम बने हैं। ये तो जो भी क्रिकेट देखता है उसको पता ही होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर कौन बने हैं मेंस में, तो ये बने हैं अजीत अगरकर। ये मनोज सोनी यूपीएससी का चेयरमैन है, ये तो लगभग सबको पता होगा, यूपीएससी का चेयरमैन है मनोज सोनी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे वीडियो में मतलब पूरे अपॉइंटमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो नीति आयोग का सीईओ किसको बनाया गया है, वो बनाया वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीति आयोग से भी सवाल बनता है। नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसके पहले प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन से भी पढ़ लेंगे कि डायरेक्ट सवाल वहाँ से बनता है कि किस प्लानिंग कमीशन में गरीबी हटाने के बाद किया गया। जैसे 5th वाला में गरीबी की बात की गई, वैसे वैसे कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे। सेकेंड वाला में किया गया है कि हेवी इंडस्ट्री लगाया जाएगा। तो ये कुछ प्लानिंग कमीशन का ना टॉपिक इकोनॉमिक्स से पढ़ाया गया शायद आपको, वहाँ से आप देख लेंगे। अनिल कुमार लोहाटी ये भी इम्पोर्टेंट है, चेयरमैन एंड सीईओ बने हैं रेलवे बोर्ड के। प्रवीण सूद ये सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, प्रवीण सूद, इनको याद रखेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर वेंकट रमन। ये क्या है, अटॉर्नी जनरल है। अब अटॉर्नी जनरल के बारे में आप पढ़ लेंगे, इनके अपॉइंटमेंट्स होने के लिए इनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल क्वालिफिकेशन इनको होना चाहिए। आर्टिकल 76 में इनका मेंशन किया गया है। और अटॉर्नी जनरल जो होता है वो पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में जाके अपनी बातों को रख सकता है, सुन सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। आप ये चीज़ याद रखिएगा, वोटिंग करने का इनको राइट नहीं होता है। ये सिर्फ जाके सरकार के पक्ष को पार्लियामेंट में रख सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 76(1) में इनका जिक्र किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आर वेंकटरमन अटॉर्नी जनरल हैं, याद रखेंगे। ये जस्टिस ऋतुराज चौधरी, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखेंगे आप 72nd लॉ कमीशन जो बन रहा है, 27 जो बन रहा है लॉ कमीशन, उसके चेयरमैन बने हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ठीक है,
बाकी यही था। एक और देख लेते हैं कुछ कोई जो इंडिया के इंडियन ओरिजिन के हैं और विदेश में जिनके अपॉइंटमेंट्स हुआ है, ये है अजय बंगा। ये इंपॉर्टेंट है। अजय बंगा की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ये प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो बने अजय बंगा। इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, आरती होलामैनी, इंडियन ओरिजिन की हैं। ये क्या बनी है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर, द आउटर स्पेस अफेयर में इनको बनाया गया है, डायरेक्टर बनाया गया है आरती होलामैनी को। नीरा टंडन, ये इंपॉर्टेंट है, नीरा टंडन क्या है, ये डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र बनी है जो बिडेन की, तो इनको आप याद रखेंगे। डोमेस्टिक एडवाइज़र बनी है नीरा टंडन। ये अरुण सुब्रमण्यम, ये इम्पोर्टेंट है, इंडियन ओरिजिन के हैं। अमेरिका के जो मैनहट्टन है वहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बने हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज बने हैं मैनहट्टन में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन ओरिजिन को कौन से पर्सन है जिनको मैनहट्टन में जज बनाया गया है, वो है अरुण सुब्रमण्यम। एक जज और बनी है तेजल मेहता, ये भी इम्पोर्टेंट है। तेजल मेहता कहाँ पर बनी है, फर्स्ट जस्टिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन यूएस स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स में बनी है। ये कहाँ पे बने हैं, ये बने हैं मैनहट्टन में। तो आप दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हमारे हैं सीएजी। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी सीएजी हैं, लेकिन अभी WHO में इनको सीजीए के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। ये हालांकि पहले आप करंट अफेयर पढ़े होंगे तो पहले भी इनका नाम आपने देखा होगा, लेकिन अभी फिर से बने हैं, इनका WHO में री अपॉइंटमेंट हुआ है। अगर हम गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो ये भारत के कैग में हैं, 148 से 151 आर्टिकल में कैग का मेंशन किया गया है। और WHO के कैग को आउटर के लिए देखिए एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द WHO में इनको अपॉइंट किया गया, री इलेक्ट किया गया है। आपने मैगजीन में पढ़ा होगा, एक CAG होता है, एक CGA होता है। अगर भारत का पूछा जाए CGA कौन है, तो अभी CGA हैं श्री एस दुबे, याद रखेंगे। SS दुबे हैं CGA, और CAG की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए बुक में तो बहुत सारा इंडेक्स दिया हुआ है, लगभग 25 से 20 से 30 के आसपास दिया होगा, लेकिन हम इतना नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे काम का है हम वही देखेंगे। तब पूरे इंडेक्स को हम 4 भागों में बांट दिए हैं, 1 से 50 तक, 51 से 100 तक जो इंडेक्स है उसको देखेंगे, फिर 101 से 150 तक, और 151 से 200 तक। ठीक है, ऐसे याद करना थोड़ा ना आसान हो जाएगा। एक दिन में सारा इंडेक्स मत पढ़िएगा, दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बारी बारी से पढ़िएगा। देखिए अगर हम 1 से 50 तक बात करें तो सिर्फ 5 इंडेक्स पढ़ना है हमको। पहला इंडेक्स हमारा जिसमें भारत का रैंकिंग है 8, हम सिर्फ भारत का रैंकिंग पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में भारत का रैंकिंग पूछता है। रैंक है 8, रैंक किसका है, वो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, एक है भारत का रैंकिंग 21, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यह स्टार्टअप की बात करेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का रैंकिंग क्या है, 21 है। ठीक है, एक है रैंक 38 में आपको लॉजिस्टिक की बात किया गया है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, LPI। ठीक है, लॉजिस्टिक की बात किया गया है। एक है आपका 40 रैंक में क्या कहा गया है कि कंपटीशन होना चाहिए और इनोवेशन होना चाहिए, दोनों का रैंकिंग 40 है। वर्ल्ड कंपटीशन नहीं, कंपटिटिवनेस इंडेक्स है, वर्ल्ड कंपटिटिवनेस इंडेक्स, और साथ में इनोवेशन।
मतलब जो रैंक 40 है वो कंपटीशन की बात करता है और इनोवेशन की बात करता है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और एक है आपका रैंक 42 में बात किया गया है, आईपीआर की बात कहा गया है, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। बस 1 से 50 तक ये 5 इंपॉर्टेंट है। 8 रैंक में है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट है, 21 में स्टार्टअप है, 38 में लॉजिस्टिक है, 40 में आप देखेंगे कंपटीशन की बात कहा गया है और इनोवेशन की बात कहा गया है, और 42 में है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात कहा गया है। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं 51 से 100 के बीच में हमारा कौन कौन सा इंडेक्स है। यहाँ पे हम बात करेंगे, एक है 57, रैंक 57 है, यह है गुड गवर्नेंस, इंडेक्स। और भारत में गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। किसके जन्म दिवस पे? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे, ठीक है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस है, गुड गवर्नेंस डे है। और हमारा जो इंडेक्स है इसमें भारत का रैंकिंग है 57। एक है 85, ये है भ्रष्टाचार में हमारा जो रैंकिंग है 85 है, ठीक। बस यहाँ पे 2 ही हैं, 51 से अगर 100 के बीच में जाएंगे तो 2 ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, 100 तक हो गया, 101 से 150 तक यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको 4 इंडेक्स पढ़ना है। एक है हमारा रैंक 107, ये क्या कहता है? ग्लोबल, ये सबको पता ही होगा, हंगर इंडेक्स। दूसरा है 126 दो की बात करेगा, 2 इंडेक्स की बात करेगा। एक तो ये करेगा पीस की बात और ये करेगा हैप्पीनेस इंडेक्स। तो शांति होगा तभी तो खुशी होगा, आप ऐसे याद रखेंगे, पहले शांति ज़रूरी है तभी तो खुशी होगा। आप किसी से लड़ाई करेंगे तो खुश रह नहीं पाइएगा। तो एक है पीस इंडेक्स की बात करेगा और दूसरा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, दोनों का है 126 है। एक है आपका 127, यह है जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप में जो भारत का रैंकिंग है 127 है। और एक लास्ट में बात करेंगे 132 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भारत का अगर पॉइंट पूछ दिया जाए, ये भी पूछा जा सकता है, 0.633, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये 4 हो गया। अब सिर्फ हमारे पास 2 इंडेक्स बचता है, उसको भी हम देख लेते हैं, ख़त्म हो जाएगा। एक हमारा है प्रेस और एक है इन्वायरमेंट, और इन दोनों में हमारा कोई सफलता वाला बात नहीं है, दोनों में हमारा रैंकिंग ख़राब है। एक तो प्रेस बिल्कुल ख़राब है, इसमें रैंकिंग है भारत का 161 और इन्वायरमेंट में है 180, ठीक है। बस इतना ही रैंकिंग आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे रैंकिंग तो बहुत सारा दिया हुआ है इंडेक्स में, तो इतना ही याद रखेंगे। शुरू से एक बार और हम देख लेते हैं। रैंक 8 हमारा इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में, इन्वेस्टमेंट में हमारा रैंक 8 है। स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप में देखेंगे हमारा रैंक 21 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 है और कंपटीशन और इनोवेशन में हमारा रैंकिंग 40 है, ठीक है। और आईपीआर में हम कितने इंटेलेक्चुअल हैं, इसमें है 42। आगे बात करें तो गुड गवर्नेंस में हमारा 57 है और भ्रष्टाचार में हमारा रैंक 85 है। हंगर इंडेक्स की बात करें तो हंगर इंडेक्स में हम 107 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस और हैप्पी दोनों में 126 है। जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है और एचडीआई में हमारा 132 है, ठीक है। अब चलिए हम जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इस साल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा जीआई टैग मिला है, और कुछ स्टेट को जैसे यूपी है, तमिलनाडु है, इन सब स्टेट में देखेंगे तो 10 से 12 जीआई टैग आपको मिला है। तो याद करते करते थक जाएगा, उतना पूछेगा भी नहीं। और कोई एग्जामिनर भी अगर सेट करेगा ना क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि 10 में से 1 उठा के आपको देगा, उसको पता है ये याद करना आसान चीज़ नहीं है।
तो हमने जहाँ तक देखा पूरा अगर जीआई टैग की बात करें तो इस साल जो जीआई टैग मिले हैं कुछ स्टेट को सिंगल सिंगल मिले हैं, एक एक मिले हैं। तो एग्ज़ाम में वहीं से सवाल आएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि एक ही आदमी रट सकता है। अब 20 25 40 जीआई टैग रटना आसान बात नहीं है ना। आदमी का दिमाग है, कंप्यूटर तो है नहीं कि लिख के रख देना वहाँ पे स्टोर रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमको लगा, हम उसका लिस्ट बनाए हैं, आप लोग देख लीजिए और सवाल देखिएगा यहीं से ही आएगा। एक कर्नाटक में मिला है जीआई टैग कारी इसाद को। कारी इसाद यह आम है, ठीक है। एक लद्दाख इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर कभी भी न्यूज़ में आपको लद्दाख, अंडमान निकोबार ये सब दिखे तो मान के चलिए वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लद्दाख है लकड़ी की नक्काशी के लिए। एक छत्तीसगढ़ इम्पोर्टेंट होगा आपको। ये सब स्टेट में ना सिंगल सिंगल मिला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नागरी दुबराज, ये चावल है, ठीक है। एक है जम्मू एंड कश्मीर का, देखेंगे बसोहली पेंटिंग। बसोहली पेंटिंग है। हिमाचल प्रदेश का देखेंगे कांगड़ा चाय है। कांगड़ा चाय है, इसको यूरोपियन यूनियन से भी जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिल गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बिहार का देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार का, ये है मरचा चावल। मरचा चावल होता है और चिवड़ा भी होता है। मरचा चिवड़ा भी होता है, चावल भी होता है। मतलब मरचा एक धान होता है जिसका चावल भी होता है, चिवड़ा भी होता है। ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है पश्चिमी चंपारण में। वहीं पे देखेंगे जो चनपटिया मॉडल जो कोविड के टाइम में स्टार्ट हुआ था, तो यहीं का था चनपटिया मॉडल का। यहीं के थे राजकुमार शुक्ला जो कि गए थे गांधी जी को बुला कर लाए थे, ठीक है। देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग अगर देखेंगे तो कर्नाटक का कारी इसाद आम मिला है। लद्दाख का जो है वो लकड़ी की नक्काशी को मिला है। छत्तीसगढ़ का नागरी दुबरा चावल है। जम्मू एंड कश्मीर का बसोहली पेंटिंग है, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी एक सवाल बन सकता है कि कौन जीआई टैग को यूरोपियन यूनियन का सर्टिफिकेट मिला है? वो मिला है आपको कांगड़ा चाय को, ठीक है। और बिहार का मरचा चावल है, ये तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा, कहीं बगल में हो रहा है, चल रहा हो सब, है ना, तो उसको इग्नोर करिएगा, कभी कभी आवाज़ उसका आ रहा है। थोड़ा सा हम योजना देख लेते हैं, 2-4 योजना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है अभी। केंद्र सरकार का योजना है। एक है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हम 4-5 योजना ही पढ़ेंगे जो अभी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और जो अभी रिसेंट में लागू किया गया है। ये जो भी कारीगर हैं और शिल्पकार हैं उनके लिए किया गया है। कारीगर और शिल्पकार जो हैं उनको क्या, देखिए इनको क्या किया जाए कि इनके जीवन में कुछ अच्छाई हो, तो इनको चाहिए सस्ता लोन, ठीक है। इनको पैसा चाहिए तो इनको लोन सस्ता दिया जा रहा है। लोन सस्ता कैसे होगा? उसमें इंटरेस्ट कम कर दिया गया है। एक इसका पूरा बजट अगर देखा जाए वो है 13,000 रुपये का, 13,000 करोड़ का है, ठीक है। 13,000 करोड़ का बजट है इसका और ये चलेगा 4 साल के लिए, 2023-24 से 2027-28 तक के चलेगा, ठीक है। इसमें जो भी उनको लोन दिया जाएगा उसमें इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर आप इस योजना से लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट कम लगेगा, ठीक है। अगला योजना हम देख लेते हैं, एक अमृत धरोहर। धरोहर नाम से हमको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ हमारा जो पहले का चीज़ है, मतलब जो नेचुरल चीज़ है उसको कंजर्वेशन करने की बात हो रही है। तो ये वेटरन का कंजर्वेशन है, ये वेटरन का कंजर्वेशन करने की बात कह रहा है। इससे क्या होगा? हमारा इको टूरिज़्म बेहतर होगा। जब इको टूरिज़्म बेहतर होगा तो हम लोगों को रोज़गार दे पाएंगे। कोई भी अगर टूरिज़्म कोई भी जगह पे, मानते हैं जैसे पटना में
चाहे राजगीर मान लीजिए, राजगीर को टूरिस्ट प्लेस डेवलप करेंगे तो वहाँ पे लोग जाएगा, बाहर से लोग आएगा, तो यहाँ पे जो नज़दीक के लोग हैं क्या करेंगे, दुकान लगाएंगे, लोग को लेके आने जाने के लिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी का साइकिल यहाँ से जनरेट होता है। टूरिज्म से काफ़ी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। और वेटरन डे कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वेटरन डे कब मनाया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए एक काम दे दिए हम। चलिए, एक हो गया अमृत धरोहर, ये क्या करेगा, वेटरन का कंजर्वेशन करेगा। एक है मिष्टी योजना, मिष्टी योजना की बात करें, ये मैंग्रोव का संरक्षण करेगा, मैंग्रोव को कंजर्व करेगा ये। ठीक है, एक है पीएम प्रणाम, पीएम प्रणाम है, यह उर्वरक की बात करेगा, फर्टिलाइज़र की बात करेगा। जो फर्टिलाइज़र है उसके यूज़ को हमें कम करना है और जो जैविक खाद होते हैं उनके उपयोग को बढ़ाना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है, वो उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, एक है पीएम मित्र, पीएम मित्र योजना, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। यहाँ पे टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट को लाना है और वहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। ठीक है, अभी हाल में देखेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश का काफ़ी अच्छा कर रहा है और भारत पिछड़ रहा है उसमें, तो उसी के लिए लाया गया है कि टेक्सटाइल में हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे और लोगों को नए रोजगार सृजन करेंगे और एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। ठीक है, एक है नया सवेरा योजना, जो भी माइनॉरिटी क्लास है, माइनॉरिटी क्लास में कौन कौन आएगा, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सिख और जैन। ठीक है, इन लोगों को फ्री कोचिंग मतलब फ्री एजुकेशन की बात कहा गया है। एजुकेशन में इनको फ्री कोचिंग और उससे रिलेटेड जो भी इनोवेटिव आइडिया होगा वो किया जाएगा, मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित है उनको फ्री में कराया जाएगा। ठीक है, ये नया सवेरा है किसके लिए है, आपसे पूछा जा सकता है, ये माइनॉरिटी के लिए है, माइनॉरिटी के लिए। और माइनॉरिटी में कौन कौन आएगा, सिख, जैन, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, ये 6 आएंगे। ठीक है, एक और योजना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है लखपति दीदी, लखपति दीदी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में अपने किया था। ये लखपति दीदी क्या है, यह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा कि गांव के 2 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको लखपति बनाना है, गांव के, याद रखेंगे शहर की महिलाओं को नहीं, गांव के लिए स्पेशली। अब लखपति कैसे बनाना है, ऐसा तो है नहीं कि गांव की किसी महिला को उठा कर लखपति बना दिएगा। जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में इन्वॉल्व हैं उन्हीं को बनाना है, मतलब जो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं उनको लखपति बनाने में, मतलब उनके, देखिए लखपति बनाने का मेन टारगेट क्या है, उनकी आय को, इनकम को बढ़ाना है। इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम प्रमोट करेंगे, उनको थोड़ा बूस्ट करेंगे कि आप लोग काम अच्छे से करिए, लोन अच्छे से दिलवाएंगे, मतलब जो भी है इनके काम को हम अच्छा कर देंगे, वैसे ही इनका इनकम बढ़ जाएगा। तो लखपति बनाना है और साल के 2 करोड़ गांव के 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है। तो आप ये सब याद रखेंगे, पॉइंट पूछा जा सकता है एक पॉइंट में कि टारगेट में आपको दे देगा कि 1 करोड़ दे देगा, 3 करोड़ दे देगा, तो आप याद रखेंगे 2 करोड़ आपका सही है। ठीक है, ये सब कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।